जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें भारतीय राजनीति में जाति के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने 9 चैप्टर्स आपको बेहतरीन तरीके से बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट मिलेगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से, जहां पर आपको सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन की वीडियो, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। साथ ही साथ अगर आप पुराने हैं तो आपको पता ही होगा कि अब की बार आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि ये जो क्लासेस कराई जा रही हैं आपको दिखा दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वहाँ पर आपको विभिन्न नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स दी जाती हैं आपकी क्लासेस की। आप जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान, आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बना दिया गया है कि आपस में आप कोई भी डाउट हो तो आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न यूनिवर्सिटी विभिन्न क्लासेस के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो आपस में आप सभी बात करके नोट्स शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग क्लासेस लेने जाते होंगे तो वो अपने नोट्स शेयर कर देंगे, या कुछ भी आप आपस में बात कर सकते हैं, या सीधे हमसे कोई भी क्वेश्चन हो आप सीधे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ये 2 ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर बना दिए गए हैं टेलीग्राम पर। और ये कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर हम व्हाट्सअप नहीं यूज़ करते हैं, मतलब टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, उनके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये आपके लिए एक विशेष व्यवस्था जो कि इस बार की गई है कि आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, विषय का नाम देना है, किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस सेमेस्टर के, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं सिलेबस देख के ही आप गए होंगे मैसेज करने, तो आप बताएंगे ये कोर्स टाइटल का हमें सर नोट्स चाहिए। आपको चैप्टर वाइज मात्र 25 रुपये में किसी भी सब्जेक्ट की पूरा सिलेबस के आपको नोट्स दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन नोट्स दिए जाएंगे, और आपको जो है जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसके नोट्स दिए जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर जो क्लासेस ये कराई जा रही हैं इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ से अपना हैंड रिटन नोट्स बना के आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जाति और जाति व्यवस्था के विषय में। जाति आखिर होती क्या है, जाति व्यवस्था के अर्थ के हम समझेंगे। भारत की सामाजिक संरचना में जाति और जातिवाद का एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की सामाजिक व्यवस्था जाति के आधार पर संगठित रही है, और भारतीय राजनीति का सबसे प्रमुख निर्धारक तत्व तो जाति और जातिवाद ही एक प्रकार से है। आप किसी भी गाँव के हो तो आप आपस में देखेंगे, अपने गाँव में देखेंगे तो जाति के आधार पर संगठन बने हुए हैं। एक एक टोला होता है तो अलग अलग जातियों का, जैसे कि कह दिया जाता है किसी गांव में कि ये पंडित लोगों का ये टोला है, ये एक प्रकार से यादव लोगों का है, या यहाँ पर जो भी SC ST कास्ट के हैं यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो अलग अलग टोला एक प्रकार से संगठित कर दिया जाता है जाति के आधार पर। वही यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक व्यवस्था जो है एक प्रकार से जाति के आधार पर संगठित रही है। हालांकि संविधान में आपके कहा गया है कि जाति के आधार पर कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य का मतलब है राजनीति में लोकतंत्र को एक प्रकार से यह नहीं सही साबित करती है कि अगर जाति के आधार पर कहीं पर मतदान होता है, पार्टी बनती है या संगठन बनता है, तो ये एक प्रकार से संविधान के अनुसार नहीं है। परंतु व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था जो है एक प्रकार से जाति के आधार पर ही संगठित रही है। आपके गांव में जैसे कोई चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, तो आप देखेंगे जिस जाति के लोग ज़्यादा रहेंगे उनमें से एक खड़ा हो जाएगा, एक निर्वाचन कर देगा अपना प्रधान पद प्रत्याशी के लिए, और वह एक प्रकार से जाति के लोग वहाँ पर ज़्यादा होंगे और वह वोट देकर जीत जाते हैं। तो जातिगत आधार पर राजनीति जो है एक प्रकार से निम्न स्तर से ही शुरू होती है। सबसे एक प्रकार से निचला स्तर आपका जो है विकेंद्रीकरण का, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का आपको बताया गया है कि सबसे नीचे जो है पंचायती राज है। पंचायती राज में ही देखिए आपका जाति एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ रूप से उसमें भाग ले रही है। तो यह इसी के विषय में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जाति आप समझ ही गए होंगे, जाति व्यवस्था भी आप समझ गए होंगे। चलिए विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम देखते हैं जाति के विषय में। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का एक प्रकार से प्रभाव जो है पहले की अपेक्षा बढ़ा है। जाति प्रथा का प्रारंभ कैसे हुआ, इस संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि यह एक अत्यंत प्राचीन संस्था है। वैदिक काल में भी वर्ग विभाजन था, जो वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। पहले क्या था
वैदिक काल में आपको वेदों में लिखा हुआ देखने को, हिस्ट्री में हमने बताया है कि उसमें 4 प्रकार के वर्ग की व्यवस्था की गई है, जो भी हैं राजपूत एक प्रकार से, ब्राह्मण हैं उसमें, और वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो वहाँ पर जो विभाजन था, वर्ग विभाजन जो था, वह कार्य के अनुसार था। जो जिस कार्य के लिए सक्षम था वह उसी एक प्रकार से वर्ग का हो जाता था। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत आप एक प्रकार से शूद्र हैं तो आपका बेटा भी शूद्र होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपका बेटा जो है वह क्षत्रिय का कार्य कर रहा है तो वह क्षत्रिय हो जाएगा, अगर वह ब्राह्मण के अनुसार वह विद्वान है तो ब्राह्मण हो जाएगा। तो वर्ग उसका किसके आधार पर निर्धारित होगा? उसके कार्य के आधार पर निर्धारित होगा, उसकी क्षमता के आधार पर निर्धारित होता था। आगे हम देखेंगे डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय का क्या मत है कि जाति प्रथा का विकास आर्यों ने भारत आने से पूर्व ही कर लिया होगा। वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का उल्लेख एक प्रकार से मिलता है और ऋग्वेद में हमें दास शब्द का भी उपयोग देखने को मिलता है। हमने आपको बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी जो थे वह अपने कार्य के हिसाब से उनका बंटवारा किया गया था। आगे हम देखेंगे प्रोफेसर श्रीनेत्र पांडे का क्या मत है। उन्होंने कहा है आर्यों ने वर्ण धर्म का आविष्कार किया, किस लिए? विकास और व्यवस्था के उद्देश्य से उसका जो है आविष्कार किया था। उपर्युक्त वर्ण व्यवस्था जो है जातिगत न होकर गुण व कर्म के आधार पर एक प्रकार से आधारित होता था। उनके अंदर क्या गुण थे, वह कर्म क्या करते थे, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्ग जो है विभाजित किए हुए थे। आगे हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, ऐसे वर्णाश्रम के पक्ष में तो स्वामी दयानंद भी थे और नहीं थे, एक प्रकार से वह भी उसके पक्ष में थे, और महात्मा गांधी भी। जाति प्रथा की निंदा वर्णाश्रम के कारण नहीं, वर्ण ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव होने के कारण एक प्रकार से होता। उस समय का जो वर्णाश्रम था, अलग अलग वर्ग विभाजित किए गए थे, उसकी कोई निंदा नहीं करता है, परंतु जब उसमें ऊंच नीच की भावना आने लगी, छुआछूत के भेदभाव आने लगा, तब उसका एक प्रकार से निंदा होने लगता है। ऐसा कौन कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। वर्ण व्यवस्था जो है धीरे धीरे जाति भेद में बदल गई तथा एक ही जाति के अंतर्गत बहुत सी एक प्रकार से उपजातियां बन गई। कोई भी आप जैसे कि कायस्थ हों या राजपूत हों, तो राजपूत के अंदर भी आपको कई उपजातियां देखने को मिलती हैं। आगे हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वर्ण का निर्धारण जो है व्यवसाय से होता था, जबकि जाति का निश्चय एक प्रकार से जन्म से होता है। वर्तमान में जाति की परिभाषाएं कई दृष्टिकोणों से एक प्रकार से की गई हैं। अभी हमने आपको पहले ही बताया कि पहले जो वर्ण होते थे उसका निर्धारण कैसे होता था? व्यवसाय के आधार पर या कर्म के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर, लेकिन अब जाति जो है उसका निश्चय कैसे होता है? जन्म के आधार पर होता है। अर्थात कोई भी यादव है तो यादव का पुत्र जो होगा वह भी यादव होगा, राजपूत है, राजपूत का पुत्र जो है वह भी राजपूत होगा। तो इस प्रकार से जन्म के आधार पर जाति विभाजित होने लगा। केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में कहा है कि जाति एक समूह है जिसकी 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो कि सदस्यों से जन्म लेते हैं, और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्तियों को जाति में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जाति में लोग कैसे बढ़ रहे हैं? जो उनमें जन्म ले रहे हैं। उस जाति की सदस्यता कौन ले रहा है? जो उस जाति के लोगों के द्वारा जन्म दिया जा रहा है। दूसरी क्या विशेषता बताई केतकर महोदय ने? सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। अर्थात जाति के लोगों में ही विवाह करना एक प्रकार से तय कर दिया गया है। केतकर महोदय कहते हैं कि यह एक सामाजिक कठोर नियम बना दिया गया है कि जो जिस जाति का रहेगा उसी जाति में एक प्रकार से विवाह करेगा, अपना संबंध जो है वह स्थापित करेगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार व मदान के अनुसार क्या जाति जो है वह एक प्रकार से बंद वर्ग है। प्रोफेसर घुरिये ने जाति व्यवस्था की निम्नलिखित 6 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली विशेषता प्रोफेसर घुरिये ने बताई कि भारत में जाति ऐसे समुदाय हैं जिनका अपना विकसित जीवन है और इनकी सदस्यता जो है जन्म से ही निश्चित होती है। वही बात हर एक विद्वान कह रहे हैं कि जन्म से इस समय की जो जाति है जन्म के आधार पर जो है विभाजित होने लगी है, सदस्यता लोग ग्रहण करने लगे हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है और जातियों के पद सोपान में ब्राह्मण सबसे ऊपर एक प्रकार से माना गया है।
तीसरा है जातियों के आधार पर खाना पीना एवं सामाजिक आदान प्रदान होता है, अर्थात जाति जाति के लोग में ही खाना पीना हो रहा है, सामाजिक आदान प्रदान हो रहे हैं। गाँव और नगरों में जाति के आधार पर पृथकता की भावना एक प्रकार से बनी रहती है। जब पाँचवा वह कहते हैं कुछ जातियाँ जो हैं कुछ विशेषकर प्रकार के व्यवसायों को अपनाकर पुश्तैनी अधिकार मानती हैं। जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि यह जाति के लोग, विश्वकर्मा जाति के लोग बढ़ई होंगे, या फिर शर्मा जात के लोग नाई का कार्य करेंगे, बाल काटने का कार्य करेंगे, तो ये लोग अपना पुश्तैनी कार्य बना लेते हैं। यादव लोग जैसे दूध बेचेंगे, भैंस रखेंगे, गाय रखेंगे, तो यह पुश्तैनी बना लेते हैं। गाय तो हर कोई पाल रहा है दूध पीने के लिए, कुछ बेच भी रहे हैं हर एक जाति के लोग, लेकिन एक पुश्तैनी बनाने वाला जो एक प्रकार से रीति रिवाज व्यवसाय बन गया है कि हर एक जाति के लोग अलग अलग अपना एक व्यवसाय चुन ले रहे हैं और उसको क्या बना ले रहे हैं, पुश्तैनी कार्य बना ले रहे हैं। छठा हम देखेंगे जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान प्रदान होता है एवं जातियां अनेक उपजातियों से विभाजित हैं। उपजातियों में वैवाहिक सीमाएं एक प्रकार से होती हैं। ये तो ठीक था कि जाति का जाति में विवाह होता था, लेकिन अब जातियों में जब उपजातियां बन गई हैं तो उपजातियों को भी मिलाकर उसमें जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो है उपजातियों में भी वैवाहिक सीमाएं बन गई हैं। तो ये किसने बताया? प्रोफेसर घुरियो ने। अब हम देखेंगे भारतीय राजनीति में जातिवाद की एक प्रकार से भूमिका क्या है। भारतीय राजनीति में जाति और जातिवाद की भूमिका के संबंध में रजनी कोठारी ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में बारीकी से अध्ययन किया है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने कहा है कि भारतीय राजनीति और जाति व्यवस्था के पारस्परिक संबंधों के विषय में यह आशा करना कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना के पश्चात जाति व्यवस्था का लोप हो जाना चाहिए, भ्रामक और त्रुटिपूर्ण विचार है। एक प्रकार से शुरुआत में जातियों के आधार पर लोगों को सीटें देने शुरुआत की गई थी कि जिससे जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतंत्र हमारा स्थापित हो सके, परंतु इस समय जाति का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप हमारे राजनीति में हो गया है। वही बात कह रही हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि हमने लोकतांत्रिक को स्थापित करने के लिए यह व्यवस्था लाई हुई थी और एक प्रकार से लोकतांत्रिक संस्था जो है वह स्थापना होने के बाद उसके जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, ऐसा सोचना जो है वह भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है। अर्थात रजनी कोठारी जी कहती हैं कि यह जाति व्यवस्था जो है उसका लोप नहीं होने वाला है, उसका हस्तक्षेप एक प्रकार से उसका प्रभाव राजनीति में बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर इकबाल नारायण क्या कहते हैं, उनके जो सहयोगी लेखक हैं उन्होंने भी वोटिंग बिहेवियर इन चेंजिंग सोसाइटी नामक ग्रंथ में मतदान व्यवहार में जाति के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया हुआ है। आप खुद सोच के देखिए, आपके गांव में क्या लोग जाति के आधार पर वोट नहीं देते हैं? मतदान व्यवहार एक प्रकार से उनके मत को देने का कारक क्या जाति नहीं है? जाति के आधार पर लोग अपने सदस्यों को नहीं चुन रहे हैं। यह एक प्रकार से संविधान के अनुसार तो गलत है, परंतु व्यवहार में आपको देखने को क्या मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पाश्चात्य विचारकों जैसे कि नॉर्मन डी पामर ने अपने ग्रंथ द इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम और मॉरिस जोन्स ने द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ग्रंथ में भी भारतीय राजनीति में जाति की नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका का एक प्रकार से अच्छा विवेचन किया हुआ है। प्रोफेसर जोन्स के अनुसार जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की अपेक्षा एक प्रकार से बढ़ गया। ये सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं। जो भी ना समझ में आए आपको बताया गया है कि आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर सीधे सीधे जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये नोट्स आप ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में, चैप्टर वाइज नोट्स। जो भी 9 चैप्टर कराए गए हैं, आपको जो भी ग्रुप बनाया गया है उसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको नोट्स भेज दिए गए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहें तो आप मैसेज करिए, QR कोड दिया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके तुरंत आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मॉरिस जोन्स ने क्या लिखा हुआ है कि चोटी के नेता भले ही जाति रहित समाज को अपना लक्ष्य घोषित करें, परंतु ग्रामीण जनता जिसे मताधिकार प्राप्त किए अधिक दिन हुए हैं केवल राजनीतिक परंपरागत भाषा को समझती है जो जाति के इर्द गिर्द एक प्रकार से घूमती रहती हैं। मान लीजिए कोई भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, या फिर भाजपा जो है भाजपा पार्टी है, या फिर कांग्रेस है, उसके जो चोटी के नेता एक प्रकार से जो बड़े नेता हैं, केंद्र स्तर के जो नेता हैं, वह भले ही घोषित कर दें कि हमारी जो पार्टी है किसी भी जाति को एक प्रकार से विशेष महत्व नहीं देती है, सभी जातियों को समान महत्व देती है, परंतु आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग
जो भी जहाँ पर उनका वोटिंग बिहेवियर, जहाँ पर उनका वोट जिस जात में ज़्यादा बन रहा होगा उसका वह सपोर्ट करते रहते हैं, अर्थात जाति के इर्द गिर्द एक प्रकार से वह घूमते रहते हैं। अगला हम देखेंगे जाति की राजनीतिकरण कैसे हुआ है। भारतीय समाज में जाति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण संगठन की स्थिति प्राप्त है, अतः यह स्वाभाविक है कि राजनीति जाति के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करे। जातीय संगठन जो है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से राजनीति में भाग लेकर अपने राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अतः हम भारत में जिसे राजनीति में जातिवाद कहते हैं वह वास्तव में क्या है, जाति का राजनीतिकरण है। एक प्रकार से जाति जो है वह राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालने लगी है। श्री जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। इस संबंध में विनोबा भावे ने कहा है कि इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नए संविधान में वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला चरण, एक प्रकार से जब राजनीति की शुरुआत हुई थी उस समय प्रथम चरण जो था, प्रारंभ में सत्ता के लिए संघर्ष केवल उच्च जातियों तक ही सीमित था, अर्थात जो निम्न जातियाँ थीं वह अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं में लगी हुई थी। तो उच्च जातियों में ही सत्ता का संघर्ष था और निम्न जातियां जो हैं वह सत्ता के एक प्रकार से आसपास भी नहीं थी, उनका एक प्रकार से विचार ही नहीं था उसके प्रति। अतः देश की समस्त राजनीतिक व आर्थिक सत्ता इस वर्ग के हाथों में सीमित हो गई थी। आगे चलकर जब अन्य जातियों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ तो उनमें भी सत्ता के लिए संघर्ष होने लगा। जैसे कि बहुत दिनों तक उच्च जाति के लोगों के पास जो है सत्ता रही कहीं भी आपने देखा होगा, तो उसके बाद क्या होता है कि निम्न जाति के लोगों पर ज़्यादा अत्याचार या शोषण या उनके हित के कार्यों में कमी आने लगती है। तो जो निम्न जाति के लोग होंगे उनके मन में भी विचार आया कि हम भी सत्ता में जाएं, हमारे लोग भी हैं, हमको वोट देंगे, हमको सत्ता प्राप्त करवाएंगे और अपने जाति के लिए जो एक प्रकार से अलग कर दिए गए हैं, उच्च जाति के लोग जो है सत्ता में आकर अपना ही हित करते जा रहे हैं, तो निम्न जाति के लोग अलग हो गए हैं, तो वह सोचेंगे कि हम सभी मिलकर एक किसी प्रत्याशी को जिताकर अपना एक प्रकार से हित के कार्य करें। तो यही एक प्रकार से धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगा। जैसे कि मद्रास व महाराष्ट्र में ब्राह्मणवाद का विरोध हुआ, राजस्थान में राजपूत बनाम जाट। वास्तव में सत्ता का यह ध्रुवीकरण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। एक प्रकार से शुरुआत से ही हम आपको बताते आए हैं चैप्टर के इस शुरुआत से कि लोकतंत्र में जाति राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरा है द्वितीय चरण। इस चरण में बहुजातीय गुटबंदियों के जन्म लिया। राजनीतिक नेताओं ने यह अनुभव कर लिया कि सत्ता संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के क्षेत्र को व्यापक बनाए जाएं। जैसे कि किसी भी उच्च जाति में वह लोग हैं तो उच्च जाति के लोगों की जनसंख्या कम है, निम्न जाति के लोगों की तरफ वह बढ़ने लगे, उनके वोटों को प्राप्त करने के लिए अपना समर्थक बनाने लगे। अतः इन नेताओं ने उन जातियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जो अब तक राजनीति में अछूत मानी जाती थी। एक प्रकार से वह मतदान ही नहीं देती थी, उनको भी मतदान व्यवहार में मतदान में प्रतिभागी बनाया जाने लगा। आज कोई भी दल अथवा नेता एक जाति के बलबूते पर अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता है, अतः बहुजातीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास शुरू हो गया है। भारत में छोटी जातियां जो हैं संख्या की दृष्टि से उच्च जातियों से अधिक हैं। अब भविष्य में यह संभव हो सकता है कि अपनी संख्या के बल पर ये जातियां उच्च वर्ग के लोगों को सत्ता से अपदस्थ करने पर सफल एक प्रकार से हो जाएं। तीसरा चरण राज्यों में पाई जाने वाली जातिगत भावना। भारत का लगभग प्रत्येक राज्य इस भावना से पीड़ित है, परंतु बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में यह भावना अधिक बलवती है। इस बात की पुष्टि भी सुभाष कश्यप ने इस कथन से की है कि बिहार उन राज्यों में अग्रणी है जहां सबसे पहले जाति का राजनीतिकरण एक प्रकार से हुआ था। हरियाणा में चुनाव के समय यह नारा जोरों से सुनाई देता है कि जाट की बेटी जाट को और जाट का वोट जाट को, अर्थात जाट जो है जाट को ही वोट देंगे और जाट की बेटी की शादी जो है जाट के ही घर में होगी। इस नारे से ही आपको पता लग रहा होगा कि जाट किस हद तक जो है अपना प्रभाव राजनीति में बना रही थी।
सुभाष कश्यप ने यह लिखा है कि हरियाणा में जाति और वर्ग की भावना को अपेक्षाकृत एक प्रकार से अधिक बल मिला है और हरियाणा के जनजीवन में सदैव जाति राजनीतिक दल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि सभी नेता इस भावना का विरोध करते हैं, परंतु निर्वाचन के समय टिकट देते वक्त इस बात को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय भी इस भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि प्रजातंत्री दृष्टि से यह भावना देश के लिए एक प्रकार से हितकर नहीं है। इसका कोई भी प्रजातंत्र के हिसाब से यह हितकर चीज़ नहीं है कि जाति जो है, जाति के आधार पर राजनीति दल बने, जाति के आधार पर वोटिंग हो, परंतु इसका कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अपने टीम को जिताने के लिए, अपने राजनीतिक दल को जिताने के लिए जाति को उसमें शामिल किया जाता है। उस जाति के प्रत्याशी को वोट दिया जाता है जहां पर उसकी जनसंख्या अधिक हो या उसके जो है समर्थक अधिक हों। चौथा हम देखेंगे दलों का निर्माण जाति के आधार पर। भारत में अनेक राजनीतिक दलों का निर्माण जाति के आधार पर ही हुआ है, जैसे कि जस्टिस पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, मुस्लिम मजलिस, कृषक और मजदूर दल, रिपब्लिकन दल, परिगणित जाति संघ आदि। ये सभी जो हैं जाति के आधार पर बनी हुई दल हैं। ये संगठन जाति विशेष के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। इसके द्वारा राजनीति में अस्थिरता की भावना का एक प्रकार से जन्म हुआ है। पांचवा है संविधान के द्वारा जातिगत संरक्षण। जैसा कि हैरिसन ने कहा है कि संविधान में जातिगत संरक्षण की व्यवस्था ने जाति को और अधिक प्रभावशाली बनाया है और राजनीति पर जाति की पकड़ और गहरी हो गई है। ये संरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं, परंतु अब इनकी अवधि जो है बढ़ा दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि लाभ प्राप्त करने वाली जातियां जो हैं इन विशेषाधिकारों को त्यागने के लिए अधिक उत्सुक नहीं है। यह सत्य है कि प्रारंभ में इन व्यवस्थाओं को लागू रखना अत्यंत आवश्यक था, परंतु इस व्यवस्था को निरंतर जारी रखना भारतीय प्रजातंत्र के लिए अधिक हितकर सिद्ध न होगा। जैसे कि पहले निम्न जातियों को, विभिन्न जातियों को एक प्रकार से राजनीति में नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? उनको एक प्रकार से समान अवसर नहीं मिलता था। तो समान अवसर प्राप्त करवाने के लिए विभिन्न जो है नियम लाए गए, उसके अनुसार अब भी वह चल रहे हैं, लेकिन उसको निरंतर जारी रखना भारतीय प्रजातंत्र के लिए अधिक सिद्ध एक प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा होगा कि जातिगत आधार पर आपके प्रधानी के चुनाव आपके गांव में हो रहे होंगे, तो प्रधानी के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में क्या होता होगा कि आपको 5 साल या 10 साल के बाद जो है महिला सीट आती होगी, SC ST सीट आती होगी, या फिर एक प्रकार से जनरल सीट आती होगी। तो इस आधार पर जो है विभाजन हो गया है। लेकिन कहीं कहीं पर ग्राम पंचायत में यह भी देखने को मिला है कि जैसे कि SC ST सीट आई, तो SC ST सीट के किसी व्यक्ति को जनरल के व्यक्ति ने जो है, एक प्रकार से धनी व्यक्ति ने जो है उसको प्रत्याशी बना दिया और वह जीत गया। बस उसका साइन ही चल रहा है, बाकी चीज़ें किसकी चल रही हैं? उस जो धनी व्यक्ति है उसकी चल रही हैं। वह कमाई कर रहा है या फिर जो भी कार्य कर रहा है वह स्वयं कर रहा है। महिला सीट आ गई, किसी की पत्नी ने एक प्रकार से चुनाव लड़ा और जीता। उसके बाद क्या होता है कि महिलाओं को एक प्रकार से इसमें प्रतिनिधि बनाया जाता है। महिलाओं को भी वर्चस्व दिलाने के लिए सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा यह नीतियां लाई गई हैं कि उनको भी आरक्षण मिलेगा, उनको भी सीटें मिलेंगी कुछ वर्ष में। परंतु क्या होता है कि वह प्रतिभाग ही नहीं करती हैं। वह जीत जाती हैं तो उनके कार्य या तो उनके पति करेंगे या तो उनके पिता करेंगे। तो स्त्रियों को भी प्रतिभाग करना चाहिए। स्त्रियां, आप सभी जो बालिकाएं हैं, आपको समझना चाहिए कि आपको अगर संविधान के अनुसार कोई भी विशेष प्रावधान मिल रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाइए, अपना प्रतिनिधित्व दिखाइए और अच्छे से उसमें प्रतिभाग कीजिए। आगे हम देखेंगे जाति और राजनीतिक पद। मंत्रिमंडल का निर्माण भी विशेषकर राज्य स्तर पर जातीय भावनाओं से प्रभावित रहा है। जब किसी जाति को मंत्रिमंडल से में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ अथवा अतिसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उस जाति के विधायकों ने अलग बैठक करके गुटबंदी को जन्म दिया और मंत्रिमंडल के अस्तित्व को संकट में एक प्रकार से डाल दिया। मंत्रिमंडल में ही नहीं, अन्य उच्च राजनीतिक पदों पर भी नियुक्तियां जातीय दृष्टिकोण से की जाती हैं। अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सत्तारूढ़ दल एक प्रकार से विशेष ध्यान देता है। इस तंत्र को धर्मनिरपेक्षता और जातीय दृष्टिकोणों दोनों रूपों में एक प्रकार से देखा जा सकता है। सातवां एक प्रकार से क्या हुआ कि दल बदल की घटनाएं होने लगी। दल बदल की घटनाएं भी जातिगत राजनीति के समीकरण से बहुत हद तक प्रभावित रहती हैं। अपनी जाति के प्रभाव को सशक्त बनाने के लिए दल बदल करा के समीकरण बिठाया जाता है और राजनीतिक दल को सशक्त बनाने के लिए जाति प्रभाव का एक प्रकार से प्रयोग
किया जाता है। जाति की भूमिका जो है उसे वरदान मानी जाए या अभिशाप, अर्थात जो राजनीति में जाति अपना प्रभाव दिखा रहा है उसे वरदान माना जाए या अभिशाप, इसको हम देखेंगे। और ये हमारा लास्ट एक प्रकार से टॉपिक होगा इस चैप्टर का। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले यह अभिशाप के रूप में कैसे कार्य करती है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इसके अनेक दोष सामने आए हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जातिवाद से संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है। कई अवसरों पर तो जातिवाद के परिणाम जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति धारण कर लेते हैं। भारत का शायद ही कोई राज्य जाति के प्रभाव से मुक्त हो। भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था और राजनीति में अंतःक्रिया होती रहती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति के क्षेत्र में जाति का प्रभाव जो है पहले की अपेक्षा बढ़ा ही है। निर्वाचनों के समय जो है जातिगत आधार पर उम्मीदवारों की घोषणा, जाति आधार पर मतदाताओं से वोट मांगना, जाति सेनाओं और संगठनों का निर्माण करना, जाति आधार पर राजनीतिक संघर्ष, यह सब प्रमाणित करता है कि भारतीय लोकतंत्र जो है जातिवाद से एक प्रकार से भयंकर रूप से पीड़ित है। जातिवाद से देश का कोई भी विकास एक प्रकार से संभव नहीं है। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हुए जातीय हितों की वो एक प्रकार से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह तो रही हमारी जो कमियां हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जाति की सकारात्मक भूमिका भी देखी जा सकती है। जातिवाद की बढ़ती भूमिका से उन व्यक्तियों को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्राप्त हुई है जो छोटी जातियों से संबंधित कहे जाते हैं और जो अब तक उपेक्षित एक प्रकार से रहे हैं। अमेरिकी लेखक जो रुडोल्फ हैं उन्होंने कहा है कि अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था में भारत में कृषक समाज में प्रतिनिधिक लोकतंत्र की सफलता तथा भारतीयों की परस्पर दूरी एक प्रकार से कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता एक प्रकार से दी हुई है इस जाति व्यवस्था ने। रुडोल्फ ने यह भी कहा है कि राजनीति में जाति की भूमिका को गलत रूप से समझा गया है और उसके सकारात्मक योगदान की एक प्रकार से अवहेलना की गई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि जाति की सकारात्मक भूमिका अनदेखी नहीं की जा सकती, परंतु राजनीति में जाति का बढ़ता हस्तक्षेप जो है लोकतंत्र की धारणा के विरुद्ध है। वर्तमान में उत्पन्न जाति बनाम पिछड़ी जाति का संघर्ष भी प्रमुख होता जा रहा है। आरक्षण की राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष व सत्तारूढ़ दल जो है दोनों अधिक से अधिक जातियों को अपने पक्ष में करने के लिए आरक्षण का प्रलोभन दे रहे हैं। राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जाना एक प्रकार से चाहिए। तो ये आपका चैप्टर रहा पूरा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूनिक ज्ञान चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके नोटिफिकेशंस भेज दिए जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। यूनिक ज्ञान ये व्हाट्सअप चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर पर आप मात्र मैसेज करिए, विषय का नाम लिखिए, जो आपने यूट्यूब चैनल पर सिलेबस देखा हुआ हो उसको आप बताइए, अपना नाम बताइए, आप जो है कौन सा सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं बताइए। आपको QR कोड भेजा जाएगा। मात्र 25 रुपये में किसी भी एक विषय के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट हो पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।